तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 नंबर आपका एपिसोड है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। इसमें हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का पॉइंट है जो भी उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग जान चुके हैं, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग प्लैंक क्वांटम सिद्धांत, प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के बारे में, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एनर्जी किसके समानुपाती हो? एनर्जी आपका आवृत्ति के समानुपाती होता है। जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और आवृत्ति आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। इससे पहले वाला हम लोग देख चुके हैं। ई बराबर क्या होता है, एस सी बटा में क्या होता है आपका लैम्डा होता है। अब ई क्या है, एक फोटोन का जो एनर्जी, एक फोटोन का एनर्जी बराबर क्या है, एक फोटोन की एनर्जी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई इजकल टू एस सी बटा में लैम्डा। एक फोटोन के लिए जो एनर्जी होगा ई इजकल टू एस सी बटा में लैम्डा। एक फोटोन के लिए एनर्जी होगा एस सी बटा में क्या आ जाएगा, लैम्डा। एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या होगा, एस सी बटा में। एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या होगा, एक फोटोन के लिए एनर्जी होगा एस सी बटा में लैम्डा। एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या आ जाएगा, एस सी बटा में लैम्डा। एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या आ जाएगा, एस सी बटा में लैम्डा। एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या आ जाएगा, एस सी बटा में लैम्डा हो जाएगा। एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या आ जाएगा, एस सी बटा में लैम्डा। एक फोटोन के लिए एनर्जी क्या आ जाएगा, एस सी बटा में क्या आ जाएगा आपका लैम्डा हो जाएगा। ई एन की बात करते हैं, एन फोटोन के लिए क्या हो जाएगा, एन फोटोन के लिए एनर्जी ई एन बराबर क्या होता है, एन एस सी बटा में क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। एन फोटोन के लिए क्या हो जाएगा, एनर्जी का फार्मूला, एन फोटोन के लिए एनर्जी का फार्मूला, एन फोटोन के लिए एनर्जी का फार्मूला एन इजकल टू एस सी बटा में लिखा है क्या हो जाएगा, एन इजकल टू एस सी बटा में लैम्डा। एन इजकल टू क्या हो जाएगा, एन इजकल टू एस सी बटा में क्या आ जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। एन फोटोन के लिए क्या हो जाएगा, एन फोटोन के लिए जो फार्मूला होगा, एन फोटोन के लिए फॉर्मूला हो क्या हो जाएगा, एन एस सी बटा में क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। एच का मान आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 34 जूल सेकेंड हो जाएगा। 34 क्या आ जाएगा, जूल सेकेंड। 34 जूल सेकेंड क्या हो जाएगा, 34 जूल सेकेंड। कहीं कहीं आपको मोल सेकेंड भी दिया रहेगा तो अवोगाड्रो संख्या से इसको भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको देख लेना है क्या एच का मान क्या है, 34 जूल माइनस 34, 6.626 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा -34 जूल सेकेंड हो जाएगा। सी का मान क्या होता है, प्रकाश की चाल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ई का मान क्या होता है, एस सी बटा में लैम्डा। ई बराबर क्या, एनर्जी का फार्मूला, अगर एक फोटोन के लिए एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा एस सी बटा में क्या आ जाएगा, एस सी बटा में लैम्डा हो जाएगा। तो ई एस सी को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 6.626 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा -34 इंटू 3 इंटू 10⁸ हो जाएगा। क्या आ जाएगा 3 इंटू 10⁸ बटा में क्या आ जाएगा आप लैम्डा। जब आपको कैलकुलेट करोगे ना 6.626 इंटू 10⁻34 गुने 3 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा आपका 8 को कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 10⁻−25 आएगा। 2 इंटू 10⁻, क्या हो जाएगा 25, 2 इंटू 10⁻25, 2 इंटू 10⁻25 आएगा। 2 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 25 आंसर आएगा। आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है ना। तो एक फोटोन का जो एनर्जी का फार्मूला क्या है, एक फोटोन की एनर्जी का फार्मूला आ गया 2 इंटू 10⁻25, 2 इंटू 10⁻, क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻25, 2 इंटू 10⁻25 बटा में क्या आ जाएगा आपका लैम्डा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक प्रश्न को देख लेते हैं। एक देखिए 100 जूल क्या है आपका, यदि यदि एक फोटोन है आपका 100 नैनोमीटर का, एक फोटोन क्या है आपका 100 नैनोमीटर, ऐसे आपका 100 नैनोमीटर से वस्तु टकराता है, ठीक है ना। एक फोटोन है 100 नैनोमीटर के वस्तु पर क्या करता है, टकराता है। 100 नैनोमीटर के वस्तु पर क्या करता है, ये टकराता है, ठीक है ना। एनर्जी हो जाएगा 100 नैनोमीटर के वस्तु पर क्या टकराता है, और 100 जूल है ना, ये 400 नैनोमीटर के वस्तु से क्या करता है, टकराता है, और ऊर्जा है 100 जूल। तो कितने फोटोन उपलब्ध होंगे, यानी एन का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, एन का मान निकालना। ये 400 नैनोमीटर दिया गया है, ये 400 नैनोमीटर आपका तरंगदैर्ध्य, 400 नैनोमीटर क्या है आपका तरंगदैर्ध्य। अब हम लोग फार्मूला, एक फोटोन के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ई एन बराबर 2 इंटू 10⁻25 बटा में लैम्डा, है ना। एक फोटोन के लिए फार्मूला जानते हैं, ठीक है नहीं। 2 इंटू 10⁻25 बटा में क्या लैम्डा जानते हैं। अगर ऐसे अगर जानते हो ना, एस को मल्टीप्लाई करोगे ना, एस को मल्टीप्लाई करोगे तो एच का मान क्या होता है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, इंटू 10⁻3 इंटू 10⁸। इसको मल्टी कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 10⁻−25 आएगा, ठीक है ना। तो ई का फार्मूला एनर्जी का हम लोग जानते हैं, एस सी बटा में क्या होता है लैम्डा। ई एन बराबर क्या होता है, एन एस सी बटा में लैम्डा। ई एन बराबर क्या होता है, एन एस सी बटा में क्या होता है आपका लैम्डा। ई एन बराबर क्या होता है, एन एम एन एन फोटोन है, ठीक है ना, फोटोन एन फोटोन है। तो एन एस सी बटा में क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। 100 की बात करते हैं, 100 क्या है आपका एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी ई की बात करते हैं, ई की बात करते हैं, ई की बात करते हैं तो ई
तो क्या आ जाएगा आपका ई, तो 100 क्या हो जाएगा, ई इजकल टू क्या आ जाएगा, ई इजकल टू एच क्या आ जाएगा आपका एन है ना, एन है तो 2 इंटू एस सी के क्या बात हो जाए, 2 इंटू 10⁻25। लेमडा का मान दिया गया आपका 400, लेमडा का मान क्या दिया गया, लेमडा का मान दिया गया 400, लेमडा का मान कितना दिया गया 400 नैनोमीटर, 400 गुने 10⁻9 मीटर हो गया है ना। बट क्या करेंगे तो इसको कट्टम किट्टम सट्टम सुट्टम करो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, एन निकालना है, एन निकालना है तो इसको इस पार ले आओगे तो उसको इस पार ले जाओगे तो 100, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, 200 गुने 10⁻⁹ बटा में 10 क्या आ जाएगा -25 एन हो जाएगा, 2 इंटू 10⁴ इंटू 10⁹ है ना, 10⁻25 ठीक है ना एच, यानी एच का मान निकल के आएगा। यहाँ पर देखो एस सी, अरे एन, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा, 25 था ना, तो इसमें निकल के आएगा तुम्हारा ना 2 इंटू 10⁻, 2 इंटू 10⁻20, 2 इंटू 10⁻20, 2 इंटू 10 क्या जाए 2 इंटू 10⁻20 आपका क्या आ जाएगा आपका फोटोन, 2 इंटू 10⁻20 फोटोन आ जाए, ठीक है ना। तो रेडीमेड आपको फार्मूला याद रखना है, ई एन बराबर क्या होता है 2 इंटू 10⁻25, 2 इंटू 10⁻25, 2 इंटू 10⁻25 बटा में क्या हो जाएगा लेमडा, लेमडा का मान आपको नैनोमीटर में दिया रहेगा, लेमडा का जहाँ मीटर में दिया गया है तो तरंग दैर्ध्य को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको एनर्जी आपको जूल में दिया रहेगा, ठीक है ना। एनर्जी आपको सवाल में जूल में दिया रहेगा, समझ जाना जूल है। नैनोमीटर वगैरह मीटर वगैरह जहाँ पर दिया रहेगा तो समझ जाना वो लेमडा का मान दिया गया है, ठीक है ना, है कि नहीं। कहीं जूल सेकंड दिया रहेगा, जूल सेकंड दिया रहेगा तो वो किसका वैल्यू रहता है बड़ा। अगला देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किस प्रकार से आपका होता है ना। यह हमेशा क्या हर्ज में, हर्ज ने यह जो प्रयोग किया था, यह प्रयोग किसने किया था, यह प्रयोग हर्ज ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने, प्रकाश फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसका देन है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका हर्ज ने दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था आपका हर्ज ने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका हर्ज ने दिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका हर्ज ने दिया था। अब देखो एक प्लेट ले लेना, ठीक है ना, एक प्लेट, एक गोला सा क्या वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है ना, वैक्यूम ट्यूब ले लेना, उसे सक कर लेना, पूरा जो भी एयर है उसमें से बाहर निकाल लेना, और उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें बैटरी आया जोड़ देना, ठीक है ना। जो ही बैटरी जोड़ोगे ना तो बैटरी जोड़ने के बाद इसमें बैटरी सप्लाई कर देना, ठीक है ना। और मेटल का सीट है, और मेटल का सीट एक ले लो, ठीक है ना। और ये आपका इंडिकेटर जो निगेटिव में लगा है ना, वो क्या आपका डिटेक्टर है, सूचक है, इस डिटेक्टर है, वो क्या है आपका डिटेक्टर, वो क्या है आपका डिटेक्टर है, वो क्या है आपका डिटेक्टर है। और इसमें क्या होता है, इसमें सीजियम, इसमें क्या होता है आपका सीजियम, इसमें सीजियम मैग्नीशियम रूबिडियम, सीजियम मैग्नीशियम रूबिडियम धातु का सीट है ना, धातु आपका को धातु का सीट की बात करते हैं, इसमें सीजियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, रूबिडियम, सीजियम मैग्नीशियम रूबिडियम, ये कोई भी आपका धातु का सीट है। अब जब इस पर लाइट पड़ेगा ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रेवल कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ट्रेवल कर जाएगा। इसे पता चल जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसे पता चलता है जब यहाँ पर क्या किया जाता है, जब लाइट इस पर पड़ती है तो क्या कर जाता है, यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन क्या कर जाता है आपका ट्रेवल कर जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है ना। टोटल एनर्जी की बात करते हैं, टोटल एनर्जी बराबर क्या होता है आपका, टोटल 5 प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसे समझो, ठीक है ना, कैसे समझना है, ऐसे समझना है कि जैसे कि एक एटम है उसका न्यूक्लियस है, ठीक है ना। अब उस पर एक रेड जैसा रखा हुआ है ना, एक प्लेट है, ये क्या आपका एक प्लेट है ना, ये क्या आपका एक प्लेट है। और इस प्लेट एक प्लेट है, और इसमें एक प्लेट है, और उसके ऊपर क्या है आपका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे पहले ये समझ लो कि ये आपका थ्रेशोल्ड क्या बात करता है, फाई की बात करते हैं तो फाई क्या होता है आपका वर्क फंक्शन होता है, कार्य फंक्शन होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इसको कहा जाता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मैक्सिमम जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, उसको दहली ऊर्जा कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी होती है ना, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मैक्सिमम एनर्जी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए तुम्हें जितनी एनर्जी चाहिए उसको क्या बोलेंगे हम, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा, उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाएगा। फाई क्या है आपका कार्यफलन हो जाएगा, वर्क फंक्शन हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना।
अब समझो यहाँ पे, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है और बीच में क्या है आपका न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन है, बीच में क्या है आपका, टोटल एनर्जी हम बताएंगे, ठीक है ना, कि किस प्रकार से ये ट्रेवल करता है। काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या हो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बताएंगे, ठीक है ना, एकदम ध्यान से सुनते रहो। तो देखना बीच में क्या हो गया आपका, न्यूक्लियस हो गया और इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपको बताना है कि जब न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में भी आपका चार्ज ही होगा, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है आपका प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन प्रोटॉन पर आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। और पूरा जो एटम का जो मास होता है कहाँ पर आपका केंद्रित होता है, कहाँ पर केंद्रित होता है आपका, सेंटर में ही होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर क्या करता है, बाहर बाहर चक्कर लगाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहा जाता है उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। ये दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रुका हुआ है, ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काट रहा है, ठीक है ना। अगर इस इलेक्ट्रॉन को आवारा बोला जाता है, इसलिए बोला तो इस इलेक्ट्रॉन का एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तो ये अपने ऑर्बिट को छोड़ के भाग जाएगा, है ना, अपन वाला को छोड़ के भाग जाएगा, दूसरे के पास पहुंच जाएगा, ठीक है ना। फिर उधर वो लात वात खाएगा ना, फिर आ जाएगा इधर। ये नहीं कि फिर वहां से मतलब जहां भागा है उधर भागल रहेगा, ठीक है ना। अगर उधर भी अगर लात वात लग गया ना तो फिर आ जाएगा, ये अपने ऑर्बिट में पहुंच जाएगा ये, ठीक है ना। और बाहर वाला इसको छोड़ दिया, ठीक है ना, तो फिर अपनी ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, इसका कंडीशन है। फिर यो लेकिन ये वाला इसको लतिया नहीं सकता है, क्योंकि इसका इसका सरकारी सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये नहीं रहता है, ये लतिया कुछ बोले बोलेगा, लेकिन बोलने बोलने से इसको ज़्यादा फायदा नहीं पड़ा, आके यहाँ से क्या करे, अपना ऑर्बिट में आके बैठ जाएगा, है ना। तो इसको इससे क्या मिल रहा है आपको, इसको जो न्यूक्लियस से इसको एनर्जी मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है ना। अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा तो वहाँ से भी क्या करेगा, ये एनर्जी आप पर ले लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आपको बताया है, कूलम्ब्स की बल की मान करते हैं। इसको मान लेते हैं Q1, इसको मान लेते हैं Q12, इसमें क्या लगे, फर्ज लगे ना, Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर, ये फोर्स लगता है। आपको पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो दो यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर फोर्स लग रहा है ना। फोर्स तो लगा, न्यूक्लियस से लगा ही रहा है फोर्स। फोर्स के साथ साथ यहाँ पर क्या है आपका, डिस्टेंस भी है। इलेक्ट्रॉन और इसमें न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस भी है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो गया, तुम्हारा वर्क डन के बराबर हो गया, है ना। तो यहाँ से पता चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बराबर हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये वर्क डन की तरह काम कर रहा है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है ना। वर्क डन की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ ये बात समझ लेना है ना। तो यहाँ पर ये समझो टोटल एनर्जी किस प्रकार से आएगा। फाई क्या है, टोटल एनर्जी, फाई की बात करते हैं टोटल एनर्जी। तो फाई क्या है आपका, फाई आपका दिल्ली थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिल्ली फाई क्या आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी, फाई क्या आपका, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको बोलते हैं दिल्ली ऊर्जा कहते हैं। फाई को क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहा जाता है, कार्य फलन किसको कहा जाता है, फाई को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है, कार्य फलन कहा जाता है, ठीक है ना। तो आपका टोटल जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, फाइव प्लस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, फाइव प्लस क्या आ जाएगा बच्चा, फाइव प्लस क्या आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्यों लिखा गया है, क्योंकि एनर्जी इसको जो ही मिलेगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फुर्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ से फुर्र हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन में क्या आ जाएगा आपका, काइनेटिक, जो ही उस पर क्या पड़ेगा, प्रकाश ऊर्जा पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से फुर्र हो जाएगा। जो ही फुर्र हो जाएगा तो फुर्र किस प्रकार से हो जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा, तभी जाएगा क्या हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आएगा तभी क्या हो जाएगा, फुर्र हो जाएगा, नहीं तो फुर्र हो गया नहीं हो जाएगा। इसलिए टोटल एनर्जी बराबर क्या कहता है, फाइव प्लस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत है इसमें। चलो अगला स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है आपका, अब समझते हो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हो तो थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होता है जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है, न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, देहली ऊर्जा, क्या कहा जाता है इसको, देहली ऊर्जा। धातु की शीट से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उपयोगी न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इसको थ्रेशोल्ड, इसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी का। न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, वर्क फंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना, थ्रेशोल्ड एनर्जी वर्क फंक्शन। धातु के शीट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में उपयोगी न्यूनतम ऊर्जा को क्या कहा जाता है, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा, इसको क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है, ठीक है ना, देहली आवृत्ति कहा जाता है। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी की बात करते हैं, थ्रेशोल्ड आवृत्ति, थ्रेशोल्ड एनर्जी को तो हम लोग फाई से डिनोट कर लियो भैया।
ठीक है ना। लेकिन थ्रेशोल्ड आवृत्ति को किससे डिनोट करोगे? थ्रेशोल्ड आवृत्ति को आपका न्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। तो धातु की शीट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में उपयोगी न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोल देंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। क्या बोलेंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, ठीक है ना। अब क्या बोल देंगे इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आपको पता है E इक्वल टू क्या होता है आपका? एच न्यू, है ना। E इक्वल टू क्या होता है आपका? एच न्यू। E इक्वल टू एनर्जी बराबर किसके फॉर्मूला? ऊपर ही ना देखे थे हम लोग फॉर्मूला। E इक्वल टू क्या होता है आपका? इससे पहले हम लोग देखे थे फॉर्मूला E समानुपाती क्या था? तो इसमें प्लैंक का नियम से E समानुपाती था आपका न्यू के। तब जिन्नी इसमें समानुपाती जब हटेगा ना तो इसमें एक आएगा आपका, क्या आएगा? एच आएगा। E इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू। E इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच न्यू। एच का है प्लैंक कांस्टेंट है ना। इसका मान होता है 6.626 इंटू 6.626 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है ना। अब देखो फाई की बात करते हो ना, तो फाई यही तो एनर्जी ही तो है। फाई भैया एनर्जी ही है। क्या है ना? फाई क्या है आपका? एनर्जी है। फाई क्या होता है? फाई होता है वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या होता है? जरूरत होता है ना। उसको तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसको देहली ऊर्जा कहते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? देहली आवृत्ति की बात किया जाता है। तो देहली आवृत्ति क्या होता है? देहली आवृत्ति होता है आपका V नॉट होता है, ठीक है ना। तो फाई के जगह पर अब देखो E इक्वल टू एच न्यू हम लोग जान रहे हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी आप यहाँ पर फाई की तरह काम कर रहा है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट हो जाएगा। एच फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट हो जाएगा। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट हो जाएगा। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? एच। आप देखो न्यू का वैल्यू तो आप जानते हो, ठीक है ना। क्या होता है जानते हो? न्यू का जो आवृत्ति का फॉर्मूला किया जाए, तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? सी बटा में क्या होता है आपका? लेमडा। आवृत्ति बराबर क्या होता है आपका? सी बटा में लेमडा होता है। आवृत्ति बराबर क्या होता है? सी बटा में लेमडा। क्या होता है आपका? सी बटा में एस। क्या होता है? एस सी बटा में क्या आ जाएगा? लेमडा हो जाएगा। न्यू आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलिए आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? दो बोलो जल्दी जल्दी बोल के, क्या हो जाएगा? है ना। एस सी बटा में क्या आ जाएगा? सी बटा में क्या आ जाएगा? लेमडा। आवृत्ति वी नॉट का मान क्या हो जाएगा? एस सी बटा में क्या आ जाएगा आपका? सी बटा में क्या आ जाएगा? लेमडा हो जाएगा, है ना। सी बटा में क्या आ जाएगा आपका? लेमडा हो जाएगा। समझ में आया? तो फाई इसका टू क्या आ जाएगा? एस सी बटा में क्या हो जाएगा? लेमडा नॉट। एस सी बटा में क्या आ जाएगा? लेमडा नॉट। इस बात को याद रखना। फाई बराबर एच न्यू हो जाएगा। एच न्यू का मान हो जाएगा, न्यू का मान क्या होता है आपका? सी बटा में क्या आ जाएगा आपका? लेमडा, है ना। तो एस सी बटा में क्या आ जाएगा? लेमडा नॉट हो जाएगा। तो धातु के शीट से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में उपयोगी न्यूनतम जो आवृत्ति होता है उसको हम लोग देहली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जैसे अगला प्रश्न पर आ जाओ। देखो जैसे ही प्रकाश धातु की शीट पर क्या करती है? टकराया वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या कर गया? उसे इलेक्ट्रॉन आपका निकल गया। वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल गया और उनके बीच कोई समय का विलंब नहीं था। उनके बीच समय का कोई विलंब नहीं था। एकदम जैसे गया वैसे ही क्या कर गया? इलेक्ट्रॉन वहां से क्या कर दिया आपका? निकाल दिया, ठीक है ना। चलो यहाँ पर कुछ फार्मूला है उसको देख लेते हैं। एनर्जी का फार्मूला तुम्हें पहले से पता है। एनर्जी का फार्मूला क्या है पता है तुम्हारा? ई बराबर क्या होता है? टोटल एनर्जी के फार्मूला की बात करते हो, फाइव प्लस क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। एनर्जी बराबर एच न्यू हो जाएगा। एनर्जी के बराबर क्या आ जाएगा? एच न्यू हो जाएगा। एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा? एच न्यू हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो एच न्यू की बात करते हैं। एच न्यू दोनों इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 करोगे ना, तो एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? एच न्यू। एच न्यू बराबर क्या आ जाएगा? एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, ठीक है ना। एच न्यू बराबर क्या? एच वी नॉट, ठीक है ना। एच न्यू नॉट, ठीक है। देखो फाई का मान क्या निकल के आया था बताओ? फाई का मान क्या निकल के आया था? फाई एच न्यू था। फाई का मान क्या था आपका? एच न्यू नॉट, ठीक है ना। था कि नहीं था बताओ? एच न्यू नॉट था ना। फाई का मान क्या था? एच न्यू नॉट था। प्लस काइनेटिक एनर्जी कर दोगे, ठीक है ना। तो एच तो काइनेटिक एनर्जी बराबर इसको इस बार ले आओ तो क्या आ जाएगा? एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा? एच न्यू नॉट।
एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, काइनेटिक एच को कॉमन ले लोगे, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ से निकल गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्लैंक समीकरण में क्या संबंध है, तो क्या होता है, क्या संबंध है इसमें, काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट। काइनेटिक एनर्जी है ना, प्लैंक का विद्युत प्रभाव तथा प्लैंक समीकरण में क्या संबंध है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, क्या आ जाएगा, न्यू नॉट। इतना आपको याद रखना है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट। तो देख लो, अब देखो न्यू का मान कितना होता है न्यू का मान होता है सी बटा में लेमडा होता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा एस सी बटा में लेमडा नॉट हो जाएगा, एस सी बटा में क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू है ना, इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, एस सी बटा में लेमडा माइनस एस सी बटा में लेमडा नॉट हो जाए। तो एस सी कॉमन ले आओ, एस सी कॉमन है तो 1 बटा में लेमडा माइनस 1 बटा में लेमडा नॉट, 1 बटा में लेमडा माइनस 1 बटा में लेमडा नॉट, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या निकल के आ जाएगा, एस सी निकल के आ जाएगा ना, एस में 1 बटा में लेमडा, 1 बटा में लेमडा माइनस क्या आ जाएगा, 1 बटा में लेमडा माइनस क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का एस सी का फॉर्मूला आपको पता, एस सी का मान कितना होता है, पता होता है, एस सी का मान पता है, बताओ जल्दी। 2 इंटू 10⁻⁻ -25 होता है, 1 बटा में क्या आ जाएगा, लेमडा माइनस 1 बटा में लेमडा नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 1 बटा में लेमडा, ऐसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25, 2 इंटू 10⁻⁻25 इंटू क्या आ जाएगा, 1 बटा में लेमडा माइनस 1 बटा में क्या आ जाएगा, लेमडा नॉट, 1 बटा में लेमडा माइनस 1 बटा में क्या आ जाएगा, 1 बटा में लेमडा माइनस क्या आ जाएगा, 1 बटा में लेमडा नॉट। तो केस 1 में क्या आ जाएगा, अब बताओ टोटल एनर्जी अगर फाइव के बराबर है, टोटल एनर्जी आपका क्या है, 5 से कम है, तो बताओ कि यहाँ पर से एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल पाएगा क्या, बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा भैया, निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो टोटल एनर्जी क्या होना चाहिए, 5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके नहीं। अब टोटल एनर्जी 5 के बराबर है तो बताओ वहीं पर रहेगा, इंतजार करेगा, और कुछ चाहिए हमको, ठीक है ना, और मिल जाएगा ना, और कहीं दिख जाएगा ना, चल जाएंगे इधर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन होना चाहिए 5, तब क्या हो जाएगा आपका, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, वहाँ से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, ठीक है ना। तो आपका टोटल एनर्जी बराबर क्या था, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता, ठीक है, 5 प्लस क्या आ जाएगा आपका, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका निकल पाए। अगला चलो, अगला है आपका 23 नंबर हो गया, 24 नंबर पर आइए, 24 नंबर स्लाइड पर आ जाइए। 24 नंबर स्लाइड पे आपका कुछ प्रश्न है, इस प्रश्नों को देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हें एनर्जी के बारे में पता, एनर्जी के बारे में क्या पता, ई बराबर क्या होता है, 5 प्लस क्या होता है, 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है। ई इजकल टू एच न्यू भी जानते हैं हम लोग, ठीक है ना, ई इजकल टू क्या जानते हैं, एच न्यू जानते हैं, है ना। तो 5 इजकल टू एच न्यू नॉट भी होता है, 5 इजकल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है, प्लस क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को इस पार ले आ जाओगे तो क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, एच न्यू नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर एच को कॉमन ले आओ, ठीक है ना, न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, 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 है ना, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, एच न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, ठीक है ना। ई बराबर एच न्यू तो हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। फाइव बराबर क्या, न्यू नॉट भी जानते हैं, ठीक है ना, आवृत्ति के लिए, है ना। फाइव इजकल टू एच न्यू नॉट भी जानते हैं। केस 1 आप देख लो, केस 1 में क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर एच बराबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या आता है, एच इंटू क्या आ जाएगा, न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट। चलो यहाँ से ध्यान से सुनो, फाइव का मान क्या होता है, फाइव का मान होता है आपका केस वन में देख लो कि जो आपका जो फाइव का मान है ना, फाइव का मान है, अगर एनर्जी एनर्जी 5 से कम होगा, है ना, एनर्जी क्या आ जाएगा, 5 से कम हो जाएगा, तो परावैद्युत प्रभाव होगा ही नहीं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा। ई इजकल टू 5 हो जाएगा, एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, एनर्जी आपका देहली आवृत्ति थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एनर्जी निकल पाए, हाँ एकदम फुर, नहीं 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 सॉरी, ये बराबर है तो नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना, बराबर है तो निकल पाएगा नहीं, वहीं पर एकदम धगमगाते रहेगा, ठीक है ना। और जब एनर्जी तुम्हारा 5 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, उसमें काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर्ड विथ काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखेगा, ठीक है ना। चलो एक सवाल कर लेते हैं, बड़ा सुंदर सवाल है, ठीक है ना। किसी धातु के लिए देहली आवृत्ति दिया गया,
यानी आपका वी नॉट दिया गया, देहली आवृत्ति दिया गया, वी नॉट दे दिया गया है, ठीक है ना। आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पहले बता चुके हैं, एच क्या होता है आपका, एच 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 न्यू एच इंटू न्यू माइनस क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो आपको एक देहली आवृत्ति दिया गया है, न्यू नॉट का मान क्या है 7.0 इंटू 10⁻⁻ क्या है आपका 10⁻14 है ना, जूल 14 क्या है आपका जूल सेकेंड ना होगा अभी, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर सेकेंड दिया गया, प्रति सेकंड दिया गया, ठीक है ना, आवृत्ति प्रति सेकंड, ठीक है कोई बात नहीं। जब जब 1.0 इंटू 10⁻15 प्रति सेकंड आवृत्ति का विकिरण धातु से क्या करता है, पर टकराता है ना, जब इतना आवृत्ति का धातु से टकराता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज काइनेटिक ऊर्जा ज्ञात करना है। तो निकाल लोगे लोग, एकदम आसान से फॉर्मूला पर फिट करो, आ जाएगा। तो कैसे करना है बताओ, न्यू का मान दिया गया, न्यू नॉट का मान दिया गया है ना, इसमें देहरी आवृत्ति का फॉर्मूला दिया गया, मान दिया गया 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड होता है, और वी का भी न्यू का भी मान दिया गया, वी का मान न्यू का मान दिया गया कितना 1 इंटू 10⁻15 जूल 15 प्रति सेकेंड हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा न्यू नॉट, एच न्यू न्यू माइनस न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी एच का मान पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद तुमको ये पता है मान, अब देखो न्यू का मान पता है तुम्हें, न्यू का मान कितना पता है तुम्हें, न्यू का मान कितना है तुम्हारा, न्यू का मान है तुम्हारा 10⁻1 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10⁻15 से, ठीक है ना, तो 1 हो जाए 10⁻15 ही होगा, ठीक है ना। माइनस क्या आ जाएगा 7 इंटू 10⁻14 हो जाएगा 10⁻14। जब इसको करोगे ना तो कितना आ जाएगा, अब देखो दोनों को आपको बराबर कर दो, बराबर कर दोगे ना क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.7 इंटू 10⁻15। अब देखो इसके पास कुछ नहीं है तो इसमें से उसको घटा ही दोगे, ठीक है ना, तो 1 में से 0.7 घटे हुए तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा लो, ठीक है ना। अब देखो दोनों को बराबर कर लो तो 0.7, अब देखो 0.15 0.15, ठीक है ना, लो 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 6 पॉइंट, अब देखो ध्यान से सुना, अब देखो 0.1 में से 0.7 घटा लोगे तो कितना 0.3 आएगा, 0.3, और इसमें 10⁻15 कॉमन ले लिया गया, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 0.3। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा तुम्हारा 6 इंटू 10⁻626 इंटू क्या आ जाएगा 0.3 इंटू 10 पावर क्या आ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अब कट्टम पिटम सट्टम सुट्टम करो, ठीक है ना, कट्टम पिटम सट्टम सुट्टम करोगे ना कितना आ जाएगा तुम्हारा, कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻- क्या 2 इंटू 10⁻−19, 2 इंटू 10 क्या आ जाएगा -19, 2 इंटू 10⁻−19 है, इसको सॉल्व करो आ जाएगा। चलो अगला देख लो, देखो 300 नैनोमीटर तरंग दे दे, नैनोमीटर दिया यानी लेमडा दे दिया तुम्हें, 300 नैनोमीटर तरंग दे दे रे का 300 नैनोमीटर है ना, 300 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का विद्युत चुंबकीय विकिरण सोडियम की सतह पर क्या करता है, गिरता है। यह किस पर गिरता है, आपका सोडियम की सतह पर गिरता है तो 1.68 इंटू 10⁻15 जूल, 1.68 इंटू 10⁻5 जूल पर मोल है। अब देखो जूल पर मोल है, यहाँ पर तो चाहिए जूल सेकंड में चाहिए, तो अब वो 2 नंबर से यहाँ पर मारना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। तो इसमें क्या करता है विद्युत चुंबकीय विकिरण सोडियम की सतह पर, विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, विद्युत सोडियम की आपका क्या करता है 300 नैनोमीटर का विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण है 1 पर गिरता है, और तो 1.68 इंटू 10⁵ जूल प्रति मोल गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी है ये क्या आपका काइनेटिक एनर्जी है, जहाँ जूल में दे दिया तो समझ जाओ ये काइनेटिक एनर्जी है ना। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु है ना आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो लेमडा का मान दे दिया गया, कितना मान दिया गया तुम्हारा, लेमडा का मान है 300 × 10⁻⁹ मीटर। काइनेटिक एनर्जी बराबर फार्मूला दिया गया, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है तुम्हारा, काइनेटिक एनर्जी का 1 पॉइंट क्या आ जाएगा 6 × 10⁵ जूल पर मोल, इसको एवोगाड्रो संरचना यहाँ से मारना ही पड़ेगा इसको। अब तुमको फाई निकालना है, ठीक है ना, तो वह सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा चाहिए आपका फाई का फार्मूला पता है, फार्मूला क्या पता है, फार्मूला पता है हमें, काइनेटिक एनर्जी भी दिए दिया गया है, फार्मूला फाई यहाँ से क्या करना है निकालना है। तो ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है फाई प्लस क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, ई बराबर क्या होता है फाई प्लस काइनेटिक, ई बराबर क्या आ जाएगा 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ई बराबर 5 प्लस क्या आ जाए, ई बराबर क्या आ जाए 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी,
ई बराबर फॉर्मूला हम देता है 5 प्लस क्या जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी जानते हैं। ई बराबर क्या आता है, एस सी बटा में लेमडा, एस सी बटा में क्या आता है लेमडा 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं 1.68 × 10⁵ होता है। इसको अब देखो मोल में है ना, तो इसको एटम में क्या करो निकालो, ठीक है ना। तो 6.022 × 10⁻23 हो जाएगा। एस सी की बात करते हैं, एस सी बात 2 × 10⁻ क्या आ जाएगा 2 × 10⁻25 होता है, इसको पहले से पता है। अब लेमडा का मान कितना है 300 नैनोमीटर दिया गया, लेमडा का मान कितना है 300 नैनोमीटर। अब यहाँ से 5 प्लस क्या आ जाएगा, 5 प्लस क्या आता है 1.68 × 10⁻, माइनस क्या आ जाएगा आपका, इसको ऊपर भेज दो तो 10⁵ माइनस क्या आ जाएगा 10⁻23। इसको कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करो, ठीक है ना। तो अब देखो 300 को ऊपर ले जाओ, 300 है ना, तो 300 के इसमें 7 हो जाए, 7 चल जाएगा ना ऊपर, 7 चल जाएगा ऊपर से हमारा, ठीक है ना, 3 बचेगा नीचे। तो 2 × 10⁻ क्या आ जाएगा 25 प्लस क्या आ जाएगा 7 है ना, बचा 3 नीचे में 3 बचेगा, ठीक है ना। और तो +5 बराबर क्या आ जाए +5 1.68 बटा में 6.02 × 10⁻ कितना 18 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या करना है तुम्हें, यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाए 0.6 × 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है ना। +5 5 प्लस क्या आ जाए 0.28 × 10⁻18 है ना, इसको भी कैलकुलेट करो तो क्या आ जाए 0.6 × 10⁻18 माइनस 0.28 × 10⁻18 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका 0.6 × 10⁻, 0.6 × 10⁻18 0.6 × 10⁻, 0.6 × 10⁻ क्या आ जाएगा 0.6 × 10⁻18 0.6 × 10⁻ क्या आ जाएगा 18 इक्वल टू 5 है ना, प्लस 0.28 × 10⁻ क्या आ जाएगा 0.28 × 10⁻18। तो यहाँ से आपका क्या माना जाएगा आपका 0.6 × 10⁻18 माइनस 0.28 × 10⁻18 इक्वल टू 5, ठीक है। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो क्या निकल के आएगा 0.32 × 10⁻18 है ना, इतना आपका एनर्जी चाहिए। अगला 4 नंबर प्रश्न चलो, 3 नंबर प्रश्न चलो, ठीक है ना। उपरोक्त में सोडियम धातु के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन उत्पन्न कर सके, ठीक है ना। अधिकतम तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं तो आपको देखिए पता है यहाँ पर एस सी बटा में लेमडा, अधिकतम तरंग दैर्ध्य पता करना है। यहाँ पर देखो लेमडा का मान, अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, उपरोक्त सोडियम धातु के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन उत्पन्न कर सके, ठीक है। फाई का मान कितना होता है, फाई का मान होता है आपका, फाई का मान है आपका, फाई का मान है 0.32 × 10⁻18 जूल। फाई का मान कितना है, फाई का मान है 0.32 × 10⁻18 जूल। और ये एस सी एच न्यू नॉट बराबर एस सी बटा में क्या आ जाएगा लेमडा नॉट, क्या आ जाएगा लेमडा नॉट। लेमडा का मान निकाल एस सी बटा लेमडा, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा फाई का मान डालो यहाँ पर 0.32 × 10⁻18 जूल हो जाएगा। एस सी का मान क्या होता है 2 × 10⁻ कितना होता है 25 होता है ना। इसको इधर उधर ले जाओ काटो फुटो आ जाएगा। अगला 4 नंबर प्रश्न पर चलो। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है आपका, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का क्या है आपका बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है। तो P = W बटा में T होता है ना, P = W बटा में T, यहाँ से देख लो जो सेकेंड P = W बटा में T, P = W बटा में क्या आ जाएगा 100 वाट का बल्ब है और 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। 100 वाट का बल्ब है, कितना वाट का बल्ब है 100 वाट का बल्ब है और 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, नैनोमीटर बोले तो तरंग दैर्ध्य, नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य 100 वाट है तो वो जूल ले लेना, ठीक है ना, उसको क्या ले लेना जूल ले लेना, ठीक है। एनर्जी दे दिया है तुम्हें। 100 वाट का बल्ब है, 400 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करना, बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या ज्ञात करना है। तो P = क्या हो जाएगा 100 वाट हो जाएगा, ठीक है ना। P = W बटा में T हो जाएगा। 100 जूल, 100 जूल क्या हो जाएगा यहाँ पर एक सेकंड में 100 जूल क्या करता है एनर्जी निकालता है, यानी तुम्हें एनर्जी मिल गया, ठीक है ना। तो आपको देखो तो अब लेमडा की भी मान गया है तुम्हारा, दिया गया है, टोटल एनर्जी तुम्हें मिल गया 100 जूल निकल गया। तो E = क्या आ जाएगा NSC बटा में क्या आ जाएगा लेमडा। अब यहाँ से क्या करना है, बल्ब द्वारा प्रति सेकेंड n का मान निकालना है यहाँ पर तुम्हें, ठीक है ना।
एन का मान निकालना है तो ई इजकल टू एन एस सी बटा में क्या है, ई इजकल टू एन एस सी बटा में लेमडा हो जाएगा। एनर्जी तुम्हें मिल चुका है, कितना है आपका 100। एन का मान निकालना है, एस सी बराबर पता है 2 × 10⁻25 होता है, ठीक है ना। लेमडा का मान कितना है 400 नैनोमीटर है। 400 नैनोमीटर कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करो देखो तो एन बराबर कितना आ जाएगा, एन बराबर निकल के आ जाएगा ना, हेलो एन बराबर निकल के आ गया, कितना आ जाएगा 2 × 10⁻4 इंटू बट्टा में क्या आ जाएगा 10⁻16 एन 2 × 10⁻ कितना 20 नैनो 20 है ना। ये क्या है कब आपका ये उत्सर्जित बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रति सेकंड, बल्ब द्वारा उत्सर्जित, बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, बल्ब द्वारा उत्सर्जित, बल्ब द्वारा उत्सर्जित, बल्ब द्वारा उत्सर्जित फोटोन की संख्या, बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित, बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रति सेकंड, बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या, है ना। बल्ब द्वारा उत्सर्जित प्रति सेकंड फोटोन की क्या है आपका संख्या, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका निकाल सकते हो। 5 नंबर प्रश्न पर आ जाओ। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता हो आपका, 5 नंबर प्रश्न पर आ जाइए। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 5 नंबर प्रश्न कहता है 5 × 10⁻14 हर्ज, यानी आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है ना। 5 × 10⁻14 हर्ज आवृत्ति वाले फोटोन के एक मोल की ऊर्जा ज्ञात करना, एक मोल की ऊर्जा ज्ञात करना है, यानी एनर्जी आपको निकालना। क्या निकालना है, एनर्जी। तो एक मोल के लिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ई इजकल टू एच सी बट्टा में क्या जानते हैं हम लोग, लेमडा, है ना। ई इजकल टू क्या ना जानते हैं हम लोग, हम बोलो भाव ई बराबर क्या आ जाएगा एन एच न्यू, ई इजकल टू क्या आ जाएगा एच न्यू, ई इजकल टू क्या है एच न्यू। लेमडा कहाँ की लोडी, डायरेक्ट न्यू रहने दो ना, यहाँ पर से न्यू को हटाओगे ना तब ना क्या आ जाएगा आपका सी बटा में लेमडा आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट रहने दो, ठीक है ना। तो ई बराबर तुम्हें निकालना, ई बराबर कितना दिया गया, ई बराबर नहीं एनर्जी था, ई बराबर निकालना एन का मान, हेलो कितना एच का मान कहता है 6 पॉइंट एक मोल, एक मोल एन बराबर क्या आ जाएगा ई इजकल टू एन एच न्यू, ई इजकल टू क्या आ जाए एन एच न्यू हो जाएगा, ठीक है ना। एन का मान क्या है पता, एन का अवोगाड्रो मोल, एक मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है ना, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। लेमडा का मान कितना होता है, एच का मान कितना है 6.626 इंटू 10⁻34 होता है। आवृत्ति दिया गया, फ्रीक्वेंसी कितना दिया 5 × 10 पावर माइनस कितना दिया गया 14, कितना दिया 14 दिया गया, ठीक है ना। इसको पूरा कैलकुलेट करो, पूरा कैलकुलेट करने के बाद तुम्हें आ जाएगा, ठीक है ना। 19 पॉइंट कितना आ जाएगा 4 kg, पूरे कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो जल्दी आ जाएगा आंसर। इजकल टू एन एच न्यू, इजकल टू एन एच न्यू, है ना। और यहाँ पर एच न्यू की जगह पर आपको तुम्हारे प्रकाश ये क्या होता है एस सी बटा में क्या लेमडा, अगर तरंग दे रहता तब, अब तुम्हें यहाँ पर न्यू नहीं दिया, आवृत्ति नहीं देता और तरंग दे पूछ देता, ठीक है ना, तब निकाल भी थे, तब भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो न्यू की जगह पर क्या बटा सी बटा में लेमडा रख देते हैं। तो एस सी बराबर हम लोग जानते हैं 2 × 10⁻ के अंदर -25 होता है, पहले से जानते हैं, ठीक है ना। यानी ऐसे भी निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ, ठीक है ना, एनर्जी, ठीक है। लेमडा रहता तो भी एनर्जी निकाल लेते। चलो अगला प्रश्न पर जाए। आकाशवाणी दिल्ली का विविध भारतीय स्टेशन है जो है ना। अब देखो स्टेशन है जहाँ पर जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलेगा, जहाँ पर वेव देख लेना, ये जो आपको ऑप्शन में जहाँ पर रेडियो दिखेगा वहाँ पर मार देना, बस हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर ज़्यादा भूख भाग करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आकाशवाणी दिल्ली का विविध भारतीय स्टेशन 1368 किलो हर्ज आवृत्ति पर क्या करता है, प्रसारण करता है। ट्रांसमीटर द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किस भाग का आता है ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है सी इजकल टू क्या होता है, सी इजकल टू क्या होता है आपका, सी इजकल टू होता है, देखो सी इजकल टू क्या होता है, सी इजकल टू होता है लेमडा न्यू, न्यू इजकल टू क्या होता है, न्यू इजकल टू सी बटा में लेमडा होता है ना। तो न्यू इजकल टू क्या होता है, न्यू इजकल टू सी बटा में लेमडा होता है। सी इजकल टू क्या होता है लेमडा न्यू, सी इजकल टू क्या जाएगा लेमडा न्यू, सी इजकल टू क्या जाएगा लेमडा न्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेमडा का मान क्या, लेमडा बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, आवृत्ति इसमें फ्रीक्वेंसी दिया गया, क्या दिया गया फ्रीक्वेंसी दिया गया। तो सी बराबर क्या है लेमडा न्यू 1300 क्या है 68 किलो हर्ज, 1368 किलो हर्ज, 1368
तो लेमडा, लेमडा का मान क्या करोगे, सी बटा में क्या आ जाएगा, लेमडा का मान सी बटा में क्या आ जाएगा, सी बटा में न्यू हो जाएगा, लेमडा बराबर सी बटा में न्यू हो जाएगा। तो सी बराबर क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और आपको क्या दिया गया, आवृत्ति दिया गया 1368 × 10⁻3। इसको कट्टम पिट्टम सट्टम सुट्टम करो, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 219 मीटर हो जाएगा, 219 मीटर रेडियो वेव। अब चलो, अब देख लो महत्वपूर्ण थ्योरी जो है इसमें, देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लोग पढ़ चुके थे, प्लैंक का नियम क्या कहा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट पर तरंग पड़ रहा, कोई ऑब्जेक्ट पर तरंग पड़ रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट पर आपका तरंग पड़ रहा और पढ़ने से पहले वो वेव फॉर्म में रहे, क्या जाएगा, वेव फॉर्म में रहे, जो ही पढ़ेगा ना तो उससे फिर उत्सर्जित होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्या आ जाएगा, आपका पैकेट के फॉर्म में उत्सर्जित होगा, क्या आ जाएगा, पैकेट के फॉर्म में उत्सर्जित होगा। फोटो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रॉन के फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रॉन क्या आ जाता है वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकीर्णन में कण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकीर्णन में कण प्रकृति होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में कण क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जो तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकीर्णन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकीर्णन में जो तरंग होता है कण प्रकृति का होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रकीर्णन में जो तरंग होता है ना, किसके होता है, कण प्रकृति का होता है, ठीक है ना। चलो देखो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। स्पेक्ट्रम विभिन्न तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति वाले तरंगों का जो संयोजन होता है ना, वो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। विभिन्न तरंगदैर्ध्य और विभिन्न आवृत्ति वाले जो किरणों का संयोजन ही क्या कहलाता है, आपका स्पेक्ट्रम कहलाता है। विभिन्न तरंगदैर्ध्य और विभिन्न आवृत्ति, विभिन्न तरंगदैर्ध्य और विभिन्न आवृत्ति वाले, विभिन्न तरंगदैर्ध्य और विभिन्न आवृत्ति वाले किरणों का संयोजन, विभिन्न तरंगदैर्ध्य और विभिन्न आवृत्ति वाले, विभिन्न तरंगदैर्ध्य और विभिन्न आवृत्ति वाले तरंगों का संयोजन, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ वेव विथ डिफरेंट लैम्डा एंड न्यू, लैम्डा एंड न्यू, डिफरेंट वेव विथ लैम्डा एंड न्यू, है ना। तो अरेंजमेंट ऑफ वेव विथ ऑफ डिफरेंट लैम्डा और तरंगदैर्ध्य और लैम्डा और न्यू के जो अरेंजमेंट होता है ना, लैम्डा और न्यू का अरेंजमेंट होता है ना, है ना। तो लैम्डा और न्यू का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम कहलाता है। लैम्डा और न्यू का अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है ना, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का अरेंजमेंट, ये क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है ना। ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है डिस्क्रीट, है ना, डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, असंतत स्पेक्ट्रम होता है। तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे आपको देखते हो, जैसे इंद्रधनुष देखते हो, है ना, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है ना, ये क्या आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या होता है, ये असंतत सतत 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 स्पेक्ट्रम होता है। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है आपका डिस्क्रीट। रंग आपस में क्या करते हैं, आपके मिलते जुलते हैं। एक क्या करता है, ये कोलाइज करता है ना। कलर्स क्या कर, कलर्स वेंट बी ऑफ द इको इकोथर, है ना, इकोथर, है ना। इसका एक दूसरे से कलर क्या करता है, एक दूसरे से मिलता है, वो उस पर ओवरलैप करते करते तब बनता है ये, ठीक है ना। रेनबो में आप देख सकते हो उसको, ठीक है ना। अगला चलो 25 नंबर। 25 नंबर स्लाइड एपिसोड पर चलना। असंतत स्पेक्ट्रम होता है, सारे रंग क्या होता है, सारे रंग नहीं दिखते थे। असंतत स्पेक्ट्रम में सारे रंग नहीं देते। सतत में क्या होता है, आपका कंटिन्यूअस वाला में सारे दिखते हैं। अब डिस्क्रीट वाला में, डिसकंटिन्यूअस वाला सारे जो कलर है ना, सारे कलर आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है ना, सारे कलर नहीं दिखेंगे। रंग आपस में नहीं मिलते हैं, रंग आपस में क्या करते हैं, इसमें नहीं मिलता है ना। रैखिक स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है, जिसमें ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रम इसको बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोल सकते हो, ठीक है ना। एग्जांपल में एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रंग क्या होता है, आपस में नहीं मिलते हैं। असंतत वाला की क्या था, असंतत वाला स्पेक्ट्रम होता है। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, आपका सारे रंग नहीं दिखते हैं, रंग आपस में नहीं मिलते हैं। इसका जो रंग होता है ना, आपस में क्या करता है, आपका नहीं मिलता है। अल्सो नोन एज, क्या होता है, रैखिक स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहा जाता है, इसको रैखिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसको क्या कह देते हैं, इसको रैखिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, इसको रैखिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है ना। एग्जांपल में क्या आ जाएगा आपका, एग्जांपल में हो जाएगा आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम इसको कहा जाता है। आगे एक ट्यूब ले लो और उसमें हीलियम का क्या करना, एस टू हाइड्रोजन इसमें क्या है, हाइड्रोजन का एटम। और हाइड्रोजन एटम यहाँ से जो आपका रेडिएशन करें, इस
स्लिट, स्लिट दो है, इसमें पीला जैसा स्लिट दिख रहा है कि इधर उधर प्रकाश ना जाए, ठीक है। और यहाँ से जो ही रेडिएशन निकलेगा ना और प्रिज्म से टकराएगा, प्रिज्म से टकराने के बाद क्या हो जाएगा, प्रिज्म से टकराने के बाद ये आपका ये डार्क जो बैंड है ना, इस पे आपको दिखेगा, ठीक है ना। असंतत रेडिए स्पेक्ट्रम आपको देखने को मिलेगा, कहीं रेड है ना, रेड मिल जाएगा है ना, उसका ग्रीन मिल जाएगा है ना, ब्लू मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है ना। और जब कहाँ काला है, जहाँ जहाँ काला है ना, यानी वो जो रेडिएशन को क्या कर लिया, जो भी लाइट था ना वहाँ पर उसको सोख गया, वहाँ से लाइट नहीं निकला यानी रोज पूरा सोख गया वो, और जहाँ से निकल रहा है वो क्या कर रहा है आपका, नहीं सोखा है ना, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया। अगला देखते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है उत्सर्जित स्पेक्ट्रम होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब देखो टॉर्च ले लो और ये H2 है, ये क्या है आपका H2 है, और H2 है क्या करता है, अब्सॉर्प्शन विलियन है, H2 क्या है आपका अब्सॉर्प्शन विलियन है, अब्सॉर्प्शन विलियन काम करता है। एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है, एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है। यहाँ से टॉर्च मारोगे ना तो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ से क्या करेगा, रेडिएशन आपका निकलेगा और प्रिज्म पर पड़ेगा, प्रिज्म पर पड़ने के बाद क्या होता है आपका डार्क जो होता है ना, यहाँ पर प्रिज्म को पड़ने के बाद यहाँ पर स्पेक्ट्रम का निर्माण हो जाएगा और डार्क बैंड बनेगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी अलग अलग आपको क्या करेगा, रेंज का मिलेगा, जहाँ जहाँ डार्क है ना वो क्या कर लिया आपका सोख लिया। अवशोषित स्पेक्ट्रम, इसी को क्या बोलते हैं, अवशोषित स्पेक्ट्रम बोला जाता है। जहाँ जहाँ काला काला है ना वहाँ पर अवशोषित कर लिया पूरा, रेड दिखेगा, पिंक दिखेगा है ना, उसका ब्लू और स्काई ब्लू ये सब दिखेगा आप, ठीक है ना। अब देखो हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। इसमें देखो कलर तुम्हारा सब दिख रहा था ना, दिखेगा सारा कलर, जहाँ जहाँ ब्लैक बीच बीच में काला है ना वहाँ पर नहीं दिखा, वो क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और देख लो ये हाइड्रोजन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, अब इमिशन स्पेक्ट्रम क्या करता है बोलो, एक तो एब्जॉर्प्शन था, अब इमिशन वाला क्या करे, इमिशन वाला क्या करा, सबको तो सोख लिया, अब बीच बीच में दिख रहा है ना कहाँ क्या दिखेगा आपका, रेड दिखा, उसके बाद स्काई ब्लू दिखा, ब्लू दिखा है ना, बैगनी कलर का दिखा है, ये इसी को क्या करा है, इसको रिफ्लेक्ट किया, बाद बाकी को क्या कर लिया आपका सोख लिया, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको देख सकते हो। इसका जो रेंज होता है ना, रेंज कितना से होता है, 400 नैनोमीटर से आपका 700 नैनोमीटर, रेंज कितना होता है आपका 400 से आपका 700 नैनोमीटर, ठीक है ना, इस प्रकार से देख सकते हो। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से परमाणु के ऊर्जा उत्सर्जित उत्सर्जन तथा अवशोषण का पता चलता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से क्या पता चलता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से परमाणु की ऊर्जा उत्सर्जित हो रही या फिर अवशोषित हो रही क्या कर चलता है, इसका पता चलता है, ठीक है ना। तो उसी में देख लिया था ना, देख लिया था ना किस में क्या हो रहा था, इसमें इसमें उत्सर्जित हो रहा है, जो पहला वाला तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जित हो रहा है, आपको रेड दिख रहा है, पिंक दिख रहा है, ब्लू दिख रहा है, ये सब दिख रहा है ना, पूरा दिख रहा है। तो ये आप क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा था, ये क्या कर रहा था आपका उत्सर्जित कर रहा था, लेकिन कुछ कुछ क्या कर रहा था, सोख रहा था। एब्जॉर्ब भी कर लिया, इमिशन क्या आता है, इमिशन करेगा, ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन कर लेगा, और यहाँ पर क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है, इमिट करेगा तो सबको क्या कर रहा है, जैसे एक लाइन लाइन दिख रहा है इसको क्या करेगा, इसको इमिट करेगा, ठीक है ना। चलो तो क्या देखे थे हम लोग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में परमाणु, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है आपका, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में परमाणु, परमाणु की ऊर्जा उत्सर्जित तथा अवशोषण का क्या करता है आपका पता चलता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में परमाणु की ऊर्जा उत्सर्जन तथा अवशोषण का क्या करता है पता चलता है, ठीक है ना। एक देख लीजिए, अब कहता है स्पेक्ट्रम में बोर के अनुसार, बोर के अनुसार है ना, बोर के अनुसार स्पेक्ट्रम में बोर के अनुसार आप देख लेंगे, परमाणु समान ऊर्जा उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से, ठीक है ना। बोर ने क्या कह दिया, बोर ने क्या दिया, बोर स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम में बोर के अनुसार, स्पेक्ट्रम में बोर के अनुसार बोर ने एक सिद्धांत दे दिया कि परमाणु समान ऊर्जा क्या करता है, परमाणु समान ऊर्जा क्या करता है, परमाणु समान ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है। जो भी एटम है ना परमाणु समान ऊर्जा उत्सर्जित करता है या फिर क्या करता है, परमाणु समान ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित करता है इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से, इलेक्ट्रॉन को लेने या देने से, ठीक है ना। इस प्रकार से बोर का परमाणु मॉडल हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। बोर का परमाणु मॉडल की बात करते हैं तो चलो यहाँ से देख लो, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक की क्या करता है, बोर, बोर का परमाणु मॉडल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है, स्थिर ऊर्जा वाले कक्षों में क्या करता है, चक्कर लगाता है, जिसे कोश कहते हैं, जिसे सेल कहा जाता है, KLMN इस प्रकार से आपको देख सकते हो। अब देखो एक बात तुम्हें पता है कि अगर
एटम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन उस पर क्या करते रहो, इलेक्ट्रॉन उस पर आपका चक्कर लगाते रहेगा, और बीच में क्या है तो इलेक्ट्रॉन को Q2 मान लो और न्यूक्लियस को क्या मान लो, Q1 मान लो। अब देखो यहाँ पर एक क्या लगेगा, यहाँ पर एक क्या बल लगेगा, एक अपकेंद्रीय बल लगेगा। जब चारों तरफ रोटेट करेंगे ना, एक क्या बल है, अपकेंद्रीय बल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ भी बल लगेगा, तभी यहाँ पर अटका हुआ रहेगा इलेक्ट्रॉन, नहीं तो गिर जाएगा अंदर, ठीक है ना। एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस कंडीशन में, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभिकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों जब बराबर होगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा। ऐसे नहीं चक्कर लगा सकता अरे भैया, ऐसे चक्कर लगाएगा नहीं। तो वैद्युत अस्थायी बल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वैद्युत अस्थायी बल और वैद्युत अस्थायी बल और अभिकेंद्रीय बल है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स और विद्युत अस्थायी बल दोनों जब बराबर होगा तभी चक्कर लगाएगा। तो अब जानते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला जानते हैं कि Q1 Q2 बटा में क्या आ जाएगा, आर एन स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स का भी फार्मूला जानते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो के अब देखो Q1 क्या है आपका, चार्ज, चार्ज ऑन क्या आ जाएगा आपका, Q1 क्या है आपका, न्यूक्लियस का चार्ज, Q1 क्या है आपका, न्यूक्लियस का चार्ज, Q1 क्या है आपका, न्यूक्लियस का चार्ज है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है आपका, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और प्रोटॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसको परमाणु क्रमांक, यानी प्रोटॉन किसके बराबर, परमाणु क्रमांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और गुना क्या कर देंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो वही प्रोटॉन के बराबर ही होता है, ठीक है ना। Q1 बराबर क्या होता है, जेड गुना क्या आ जाएगा, यू। Q2 बराबर क्या आ जाएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 बराबर क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका ई है, ठीक है ना। इस प्रकार से के जेड ई गुना ई, के जेड ई गुना क्या आ जाएगा, ई, के जेड ई Q1 बराबर के जेड ई गुना क्या आ जाएगा, ई बटा में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर, एम बी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या, के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर एम बी, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर क्या आ जाएगा, एम बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको फार्मूला याद रखना है, जो इसमें किस प्रकार से आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और क्या बोलता है, अभिकेंद्रीय बल और विद्युत चुंबकीय बल में क्या होता है, विद्युत अस्थायी बल में यही आपका क्या होता है, इसमें रिलेशन होता है। चलो।